2.5 मिलीलीटर सिरप 14 दिन तक अवश्य दें, अथवा 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे को जिंक की एक गोली प्रतिदिन पानी में घोलकर या 5 मिलीलीटर सिरप 14 दिन तक अवश्य दें। आइए अब हम विस्तार पूर्वक समझें कि जिंक क्या है, उसे बच्चे को कितनी मात्रा में दिया जाता है एवं उसके क्या क्या फायदे हैं। जिंक क्या है? जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बच्चों के शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। ये बच्चों को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और बीमारियों से बचाता है। बच्चे को जब से जिंक देना शुरू किया हो, तब से 14 दिन तक जिंक देना जरूरी है। दस्त से पीड़ित बच्चों को 14 दिन तक जिंक देने के ये फायदे होते हैं। दस्त जल्दी ठीक हो जाता है, भूख बढ़ती है। दस्त के दौरान जिंक की मात्रा में जो कमी आती है वो पूरी होती है और आने वाले 3 महीनों में दस्त एवं निमोनिया की बीमारी से बचाव होता है। जिंक और ओआरएस को साथ देने से ओआरएस ज्यादा असरदार होता है। घरेलू उपचार का तीसरा नियम, बच्चे को उसी तरह का खाना दें और ये खाना उसी मात्रा में दें जैसे दस्त के पहले दे रहे थे। यदि बच्चा मां के दूध पर हो तो मां उसे जितनी बार चाहे स्तनपान कराए, वो सामान्य से अधिक बार स्तनपान कराए। जन्म से 6 माह तक बच्चों को केवल स्तनपान कराने से दस्त से उनका बचाव होता है। अगर बच्चा 6 माह से ऊपर हो तो उसे दूध के अलावा ऊपरी आहार जैसे कि अनाज, सब्जियां और अन्य आहार भी दें। बच्चे के ठीक हो जाने पर उसके आहार की मात्रा को बढ़ा दें। घरेलू उपचार का चौथा नियम, अगर मां को बच्चे में खतरे के लक्षण नजर आएं तो उसे फौरन स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। अब जानें कि बच्चे को कब स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाए। जब बच्चे को बुखार आ जाए, जब बच्चा अधिक बीमार हो जाए, सांस फूलना, जब मल में खून आए, जब बच्चा स्तनपान या पेय पदार्थ न ले सके या बहुत कम पिए। आइए अब हम इन 4 नियमों को एक बार फिर दोहराएं। नियम 1, ओआरएस तथा अन्य तरल पदार्थ सामान्य से ज्यादा मात्रा में दें और इन्हें देना जारी रखें। नियम 2, जिंक की गोली सिरप बताई गई मात्रा में दें। नियम 3, बच्चों को खाना उसी तरह उतनी ही मात्रा में देते रहें जैसे दस्त से पहले दे रहे थे। यदि बच्चा मां के दूध पर हो तो उसे जितनी बार वो चाहे स्तनपान कराएं। बच्चा ठीक हो जाए तो उसके आहार की मात्रा बढ़ा दें। नियम 4, बच्चे में दस्त के दौरान खतरे के लक्षण दिखने के साथ ही उसे एएनएम, स्वास्थ्य केंद्र अथवा अस्पताल ले जाएं। आइए अब हम जानें कि दस्त के दौरान बच्चों में खतरे के कौन से लक्षण नजर आ सकते हैं। 1, बच्चे को बुखार आ जाए। 2, सांस फूलना। 3, बच्चा अधिक बीमार हो जाए। 4, बच्चा स्तनपान या पेय पदार्थ न ले सके या बहुत कम पिए। 5, बच्चे के मल में खून आए। देखरेख करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, बच्चा शुरू में सामान्य लग सकता है और खेलता कूदता दिख सकता है, लेकिन उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है, इसलिए देर न करें। याद रखें, आमतौर पर ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में दस्त से ग्रस्त बच्चे आशा अथवा आंगनवाड़ी सेविका के पास इसी अवस्था में आते हैं।
इस अवस्था में उनका सही इलाज हो जाने पर बच्चा घर में देखभाल एवं इलाज से ठीक हो जाता है और उसकी स्थिति और नहीं बिगड़ती। पहले बताए गए 4 नियमों के अनुसार उनका उपचार करके आप बच्चे को ठीक कर सकती हैं। कुछ निर्जलीकरण। आइए अब एक ऐसे बच्चे पर नजर डालें जो पहले बच्चे से दस्त के कारण ज्यादा बीमार है और इसे दस्त से जुड़ा कुछ निर्जलीकरण भी है। आइए अब ये पहचान करें कि दस्त से ग्रस्त किसी बच्चे में कुछ निर्जलीकरण यानी कि पानी की कुछ कमी की पहचान कैसे की जाए। दस्त की वजह से कुछ निर्जलीकरण की पहचान इन तरीकों से की जा सकती है। 1. बच्चे की सामान्य हालत को देखें। देखें कि बच्चा स्वस्थ है, बेचैन और चिड़चिड़ा है अथवा सुस्त या बेहोश है। ये बच्चा बेचैन और चिड़चिड़ा है। 2. बच्चे की आंखों को देखें। क्या उसकी आंखें सामान्य धंसी हुई तो नहीं हैं? इस बच्चे की आंखें सामान्य से धंसी हुई हैं। 3. बच्चे को पानी पीने के लिए दें और देखें कि क्या बच्चा सामान्य ढंग से पानी पी रहा है, पानी पीने के लिए उतावला है और प्यासा है अथवा पानी नहीं पी पा रहा है। इस बच्चे को पानी या ओआरएस पीने को दिया जाएगा तो वो उसे पीने को उतावला होगा। 4. अगर बच्चे के पेट की त्वचा पर चिकोटी काटी जाए तो ये धीरे धीरे वापस अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन इसमें 2 सेकंड से कम समय लगे। अगर बच्चे में ऐसे 2 या उससे ज्यादा लक्षण हों तो दस्त की वजह से कुछ निर्जलीकरण यानी शरीर में पानी की कुछ कमी की पुष्टि हो जाएगी। अगर आप आशा अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो दस्त के कारण हुए कुछ निर्जलीकरण यानी बच्चे के शरीर में पानी की कुछ कमी का प्रबंधन इस प्रकार करें। बच्चे को ओआरएस का घोल तुरंत देना शुरू करें एवं आगे के उपचार के लिए अस्पताल भेज दें। बच्चे के साथ आए व्यक्ति को समझाएं कि अस्पताल जाने के रास्ते में बच्चे को ओआरएस थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना जारी रखें जब तक कि बच्चा अस्पताल नहीं पहुंच जाता। बीमार बच्चे को जिंक की पहली खुराक भी उसकी उम्र के हिसाब से सही मात्रा में अस्पताल जाने से पहले दें। याद रखें, ये बहुत जरूरी है कि जिंक जब से देना शुरू किया हो तब से 14 दिन तक लगातार इसे देती रहें। अगर आप आशा या आंगनवाड़ी सेविका हैं तो याद रखें, बच्चे को तुरंत एएनएम के पास या अस्पताल भेजें। अगर आप एएनएम हैं तो दस्त के कारण हुए कुछ निर्जलीकरण यानी बच्चे के शरीर में पानी की कुछ कमी के प्रबंधन के लिए आपको निगरानी में उपचार करना होगा। ये निगरानी 4 घंटों की होती है। इन 4 घंटों में बच्चे को उसकी उम्र एवं वजन के हिसाब से ओआरएस दें एवं जिंक की पहली खुराक भी दें। यदि आपके पास वजन मशीन हो तो बच्चे का वजन करें एवं उसके वजन के हिसाब से बच्चे को ओआरएस दें। ओआरएस की सही मात्रा जानने के लिए बच्चे के वजन को 75 से गुणा करें एवं जितनी मात्रा आती हो उतने मिलीलीटर ओआरएस बच्चे को दें। वजन मशीन एवं बच्चे की उम्र के हिसाब से भी ओआरएस की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। यदि बच्चे की उम्र 4 महीने और वजन 5 किलोग्राम से कम हो तो उसे 200 से 400 मिलीलीटर ओआरएस का घोल पिलाया जाए। ये मात्रा 2 सामान्य गिलासों के बराबर होती है। यदि बच्चे की उम्र 4 से 12 महीने और वजन 5 से 7.9 किलोग्राम हो तो उसे 400 से 600 मिलीलीटर ओआरएस का घोल यानी 3 गिलास घोल पिलाया जाए।
12 महीने से 2 वर्ष तक उम्र के और 8 से 10.9 किलोग्राम वजन के बच्चे को 600 मिलीलीटर से 1 लीटर यानी 5 गिलास ओआरएस घोल पिलाया जाए। और यदि बच्चे की उम्र 2 से 5 साल तक है और उसका वजन 11 से 15.9 किलोग्राम तक है तो उसे 1 लीटर से 1.4 लीटर यानी 7 गिलास ओआरएस घोल दिया जाए। यदि आप किसी कारण से बच्चे की उम्र अथवा वजन की जानकारी नहीं ले पा रही हैं, तो निगरानी में उपचार के 4 घंटों के दौरान बच्चे को उतना ओआरएस दें जितना वो पीने के लिए उत्सुक हो अथवा पी सकता हो। मां को बताएं कि ओआरएस का घोल किस तरह दिया जाता है। बच्चे को उम्र के हिसाब से कप अथवा चम्मच से बार बार ये घोल पिलाएं। अगर उसे उल्टी हो तो रुक जाएं, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर पिलाना जारी रखें और स्तनपान भी कराते रहें। बीमार बच्चे को जिंक भी उसकी उम्र के हिसाब से सही मात्रा में दें। 4 घंटे के बाद बच्चे की हालत का फिर से आकलन करें और निर्जलीकरण के प्रकार को निर्धारित करें। इलाज के लिए सही योजना चुनें। बच्चे में 4 घंटे के बाद निर्जलीकरण के स्तर को आंकने के लिए पुनः 4 तरीकों को आइए फिर से समझें। 1. बच्चे की सामान्य हालत को देखें। देखें कि बच्चा स्वस्थ है, बेचैन और चिड़चिड़ा है अथवा सुस्त या बेहोश है। 2. बच्चे की आंखों को देखें। क्या उसकी आंखें सामान्य धंसी हुई तो नहीं है? 3. बच्चे को ओआरएस या पानी पीने के लिए दें और देखें कि क्या बच्चा सामान्य ढंग से पानी पी रहा है, पानी पीने के लिए उतावला है और प्यासा है अथवा पानी नहीं पी पा रहा है। 4. बच्चे के पेट की त्वचा पर चिकोटी काटें। अगर त्वचा फौरन वापस लौट आती है तो बच्चे को दस्त है लेकिन निर्जलीकरण नहीं है। ऐसे में उसका इलाज घरेलू होना चाहिए। किंतु यदि बच्चे की त्वचा वापस अपने स्थान पर जाने में समय लगाती है तो बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ है। यदि आप आशा अथवा एएनएम हैं तो ऐसे बच्चे को फौरन आगे के इलाज के लिए अस्पताल भेज दें। यदि बच्चे को 4 घंटे के उपचार के बाद दस्त है किंतु निर्जलीकरण नहीं है तो उसका उपचार घरेलू होना चाहिए। और मां घर जा रही हो तो मां को रिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी के स्तर को सामान्य करने के लिए ओआरएस के 2 पैक दें और उसे 14 दिन के लिए जिंक की गोलियां अथवा सिरप भी दें। गंभीर निर्जलीकरण। आइए अब एक ऐसे बच्चे पर नजर डालें जिसमें दस्त से जुड़े गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण नजर आ रहे हों। आइए देखें कि दस्त से ग्रस्त किसी बच्चे में गंभीर निर्जलीकरण यानी पानी की अत्यधिक कमी की पहचान कैसे की जाए। बच्चे की सामान्य हालत को देखें। देखें कि बच्चा स्वस्थ है, बेचैन और चिड़चिड़ा है अथवा सुस्त या बेहोश है। यह बच्चा सुस्त या बेहोश है। बच्चे की आंखों को देखें। क्या उसकी आंखें सामान्य धंसी हुई तो नहीं है? इसके लिए बीमार बच्चे की आंखों की तुलना उसकी सामान्य स्थिति वाली आंखों से करें। इस बच्चे की आंखें अंदर को धंसी हुई हैं। बच्चे को पानी पीने के लिए दें और देखें कि क्या बच्चा सामान्य ढंग से पानी पी पा रहा है, पानी पीने के लिए उतावला है और प्यासा है अथवा पानी नहीं पी पा रहा है। यह बच्चा पानी या ओआरएस देने पर ठीक से नहीं पी पा रहा है अथवा बिल्कुल नहीं पी पा रहा है।